अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले ज़रा लेक्चर से बाहर आ जाइए। विल स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर, दैट इज़ द कार्डिक साइकिल. Cardiac cycle is very important as far as learning of the heart functioning and your examination point of view से भी ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है. Now, the cardiac cycle. By definition, cardiac cycle is the sequence of events from the beginning of one systole to the beginning of next consecutive systole. Systole जो होती है ना, that is the phase of contraction of heart या phase of contraction of any chamber of the heart, तो हम सिस्टली कहते हैं. और जिस फेज में हार्ट रिलैक्स होता है या कोई चेंबर उसका रिलैक्स होता है वो उसकी होती है डायस्टली. ठीक है. सो जो एक सिस्टली और दूसरे सिस्टली के दरमियान एक फेज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दूसरी कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट या एक हार्ट बीट या दूसरी हार्ट बीट के दरमियान में जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे होते हैं विद इन द हार्ट, तो हम कलेक्टिवली कह देते हैं कार्डिक साइकिल. तो वन हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टली एंड वन डायस्टली. एक पूरे कार्डिक साइकिल में एक वन सिस्टली आ जाती है, एक फेज ऑफ कंट्रैक्शन होती है और एक ही फेज ऑफ रिलैक्सेशन होती है. Each cardiac cycle is initiated by the cardiac impulse which originates from SN. During cardiac cycle, certain events occur in the heart. The cardiac impulse SN node during the cardiac cycle, certain events occur in the heart. These include pressure change होता है हार्ट का, वॉल्यूम चेंज. जब एक इम्पल्स निकलती है ऐसे नोड से तो फिर ये सर्टेन चेंजेस आती हैं. प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड्स, closure and opening of Can heart I walls, teach? charges in the heart. Can I teach? There are certain changes which occur in the cardiac cycle. क्या मैं slides run कर देती हूँ? You people can read yourself. Or should I teach? Okay. So the cardiac cycle जो है that is initiated by the cardiac impulse, which is originated in the SN node, और उसके बाद different changes हैं which occurs within the cardiac myocardium and the valves and the different chambers of the heart, due to which certain changes occur at the same time going on during a cardiac cycle. एक तो उसमें pressure changes आ जाती हैं within the atrium में different pressure changes आ जाती हैं, then in the ventricles, then in the relevant arteries और veins जो ब्लड लेकर आ रही है, arteries जो जहाँ से ब्लड पंप आउट हो रहा है फ्रॉम द हार्ट इनटू द सर्कुलेशन. ठीक है. फिर इसके अलावा वॉल्यूम चेंजेस होती है. ज़ाहिर है जिस चेम्बर में ब्लड चला जाता है या एक्यूमुलेट होता है या ट्रांसफ़र होता है उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है और जहाँ से पंप आउट हो जाता है दैट वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है. प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड्स के ड्यूरिंग द होता यह है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में और वेंट्रिकल और आगे सब्सिक्वेंट जो आर्टरीज हैं जिनमें ब्लड जाना है, पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा, उनके दरमियान में वेल्व्स पड़े हुए हैं. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वेल्व है और राइट साइड पे ही पल्मोनरी वेल्व है जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान. लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में माइट्रल वेल्व है और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में एओर्टिक वेल्व है. तो दीज आर सर्टेन वेल्व्स जो जिनकी क्लोजर से जो साथ में जो विद इन द वॉल ऑफ द चेम्बर्स और विद इन द ब्लड इटसेल्फ जो टर्बुलेंट चेंजेस आती हैं उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कार्डिक साउंड्स या हार्ट साउंड्स कहते हैं. ठीक है. फिर होता है जो क्लोजर एंड द ओपनिंग ऑफ द हार्ट वेल्स होता है. फिर इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द हार्ट, ऑब्वियसली इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और सर्टेन इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं हार्ट में जिससे ही इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और वो ट्रैवल करती हैं. ठीक है. और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन ईसीजी. ठीक है. दैट इज ईसीजी ऑल्सो डिस्क्राइब्स द होल कार्डिक साइकिल. portions of the heart or the areas of the heart which participate in the cardiac cycle. उसमें सबसे पहले आता है left ventricle, right ventricle, left atrium, right atrium, pulmonary artery and aorta. These are very important areas of the heart which do participate in the cardiac cycle. और लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डिक साइकिल फेजेस. अच्छा, इसमें जो है ना हम जब कार्डिक साइकिल को स्टडी करते हैं विद रेलेवेंस टू द चेंजेस अकरिंग विद इन द लेफ्ट वेंट्रिकल,
क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली हमें एक चेंबर को उठाना पड़ेगा और उसमें देखते हैं उसमें चेंजेस सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग अ होल कार्डिक साइकिल उसमें क्या चेंजेस आ रही है। तो हम भी पिकअप द लेफ्ट वेंट्रिकल और उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। सबसे पहले थी आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब है आइसो मीन सेम एंड वॉल्यूमेट्रिक वो फेज वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की जिसमें उसका अंदर ब्लड वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन उसमें कंट्रैक्शन हो जाती है विद इन द मसल फाइबर्स। ठीक है। मैक्सिमल इजेक्शन फेज कि जब वेल्व खुलता है तो फौरन से जो इजेक्शन होती है ब्लड की इनटू द एओर्टा वो फेज। एंड रिड्यूस इजेक्शन फेज कि जिसमें कि वेंट्रिकल पीछे कंट्रैक्ट करता है और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ब्लड है जो पंप होता है विद इन द एओर्टा वो फेज होती है रिड्यूस इजेक्शन फेज। प्रोटोडायस्ली होता है कि जिसमें कि ब्लड ऊपर से माइट्रल वेल्व खुल जाता है और वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये सस्टेन्ड जो कंट्रैक्शन होती है विल स्टडी इन डिटेल। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ये वो फेज होती है कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर चुका है, नीचे एओर्टिक वेल्व भी बंद है और ऊपर माइट्रल वेल्व भी बंद है और जो है इसमें जितना वॉल्यूम है ब्लड का बचा हुआ है इसमें जो रिमेनिंग रेजिडुअल उतना ही है और उसमें वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर गया। ठीक है। उसके बाद होता है रैपिड इनफ्लो और फिलिंग फेज। रैपिड इनफ्लो होता है कि माइट्रल वेल्व होता है और एकदम से एट्रियम में से गश ऑफ ब्लड आता है विद इन द वेंट्रिकल और वो फिल करता है 70% ऑफ द ब्लड इसी तरह रैपिड फिलिंग फेज में आ जाता है। ठीक है। स्लो फिलिंग फेज वो होती है ये जिसमें के जो ब्लड आता है फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल आफ्टर द एट्रियल सिस्टली ऊपर से जो है ना उसका फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी ब्लड आ रहा होता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम और वहाँ से चूंकि माइट्रल वेल्व खुला होता है तो डायरेक्टली ब्लड जो है ना वो आ रहा होता है विद इन द वेंट्रिकल और इसको हम कहते हैं डायस्टेसिस भी। ऐसा लगता है जैसे ब्लड कोई फिलिंग नहीं हो रही बट जो डायरेक्टली ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्टली आता जाता है विद इन द लेफ्ट वेंट्रिकल पासिंग थ्रू द लेफ्ट एट्रियम। फिर आता है एट्रियल सिस्टली की एट्रिया जब कंट्रैक्ट करते हैं और जितना भी ब्लड है वो पंप इन हो जाता है विद इन द left ventricle. So these are different stages of the left ventricular cardiac cycle phase. ये देखिए ये आपने ग्राफ गाइटर में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इसमें देखिए इसमें एक नहीं है इसमें 6 ग्राफ्स हैं। सबसे ऊपर जो डॉटेड है दैट इज द एओर्टिक वेल्व क्लोज। एओर्टिक एओर्टा में जो प्रेशर चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल वो डिस्क्राइब की हैं। फिर उसके नीचे है रेड कलर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो फिलिंग और उसकी जो कार्डिक साइकिल की जो फेजेस हैं उसको डिस्क्राइब करता है। आपने ये डायग्राम याद कर लेनी है। समझे कि आपने इतनी दफ़ा ड्रॉ करनी है कि आंखें बंद करके भी ड्रॉ करो तो वो सही हो जाए। ठीक है। उसके बाद नीचे जो डॉटेड लाइन आती है उसमें प्रेशर चेंजेस हैं विद इन द एट्रिया। ठीक है। जो एट्रियम में जो प्रेशर आते हैं ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ज़ाहिर है एट्रिया भी कंट्रैक्ट कर रहा है उसमें भी फिलिंग हो रही है और एम्प्टिंग ऑफ द ब्लड है तो उसमें भी प्रेशर चेंजेस आती हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसमें भी आपको एट्रियल प्रेशर चेंजेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नीचे जो ब्लू में है इसमें वेंट्रिकुलर वॉल्यूम चेंजेस कि वेंट्रिकल में कितना ब्लड किस फेज में कितना आता है और कितना एम्प्टी होता है। फिर अपर लिमिट ऑफ द फिलिंग कितना है और लोअर लिमिट ऑफ फिलिंग कितना है। ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है। उसके नीचे आ जाता है ईसीजी। ईसीजी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट करती है ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। ये जो भी सहर इम्पल्स जनरेट होती है तो एक पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है विद द हार्ट जो कि पास ऑन होता है थ्रू द ईसीएफ। ये इम्पल्स जो होती है पास ऑन होती है टू द सरफेस ऑफ द चेस्ट। वहाँ पर हम लीड्स लगा देते हैं और फिर वहाँ से ईसीजी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वहाँ से डिफरेंट और ये जो वेव्स और सेगमेंट्स होते हैं दे डिस्क्राइब द कार्डिक साइकिल इन अ वेरी प्रोफाउंड मैनर। ठीक है। नीचे आप देखिए जो रेड है इट इज द फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम इज ग्राफ जिसमें के जो हार्ट साउंड्स हैं जो फोनोकार्डियोग्राम के ऊपर रिकॉर्ड होती हैं सिस्टली में और डायस्टली में वो उन हार्ट साउंड्स की जो है वो फ्रीक्वेंसीज और उसकी क्वालिटीज़ वो शो करता है। सो दीज आर 6 डिफरेंट ग्राफ्स विच शुड बी स्टडीड और लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ कि वो आपने ज़्यादा आराम से याद करें। सो स्टार्टिंग विद द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जो वेंट्रिकुलर कार्डिक साइकिल है उसके पहली फेज से हम स्टार्ट करते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज। The left ventricle is full of blood just at the beginning of the ventriculosis। ठीक है। यानी वेंट्रिकल पूरा फिल हो गया। हम वहाँ से शुरू करें जहाँ पे वेंट्रिकल पूरा फिल हुआ है। ऊपर माइट्रल वेल्व भी क्लोज है और नीचे एओर्टिक वेल्व भी क्लोज है। ठीक है। जितना ब्लड आना है इसमें वो आ गया। प्रेशर जो है इसका 123 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और एंड माइट्रल वेल्व इज ओपन कि अभी ओपन हो रहा है फिर ये एकदम से क्लोज हो। दिस फेज स्टार्ट्स विद द क्लोजर ऑफ द माइट्रल वेल्व। ठीक है।
जैसे ही माइट्रल वेल्व क्लोज होता है ये फेज स्टार्ट हो जाती है। देन द वेंट्रिकल मसल इज कंट्रैक्टिंग पावरफुली बट आइसोमेट्रिकली, पावरफुली कंट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन इनकी लेंथ जो होती है ना वो इंक्रीज नहीं क्या डिक्रीज नहीं करती, ठीक है। रैपिडली इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर, ज़ाहिर है कंट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर जो है ना बिल्डअप हो जाता है। देयर इज नो चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, की ज़ाहिर है ऊपर से भी वेल्व क्लोज है और नीचे वाला वेल्व भी क्लोज है, तो वॉल्यूम जितना ब्लड का है उसके अंदर सेम रहता है। व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर रीचेज जस्ट अबव 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी देयर इज ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वेल्व। जब उसमें यानी कि जब वेंट्रिकुलर मसल जो है ना इतना कंट्रैक्ट करना शुरू करते हैं कि उसमें प्रेशर बिल्डअप होता जाता है, और जब वो प्रेशर बढ़ जाता है विद इन द वेंट्रिकल बियॉन्ड 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो नीचे जो एओर्टिक वेल्व पड़ा है वो एकदम से ओपन अप हो जाता है, ठीक है। सो दिस फेज स्टार्ट्स विद द क्लोजर ऑफ द माइट्रल वेल्व एंड ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वेल्व। यानी इस फेज में जो जैसे ही माइट्रल वेल्व क्लोज होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज स्टार्ट हो जाती है। जो मसल फाइबर्स होते हैं वेंट्रिकल के वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, अंदर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम अंदर 120 ml है और प्रेशर जो है ना वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से जैसे ही बढ़ता है तो एओर्टिक वेल्व खुल जाता है। जैसे एओर्टिक वेल्व खुल जाता है दिस फेज इज ओवर और इसकी ड्यूरेशन होती है 0.06 सेकेंड्स। ये देखिए इसमें अब शुरू में देखें जो एट्रियल वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज हुआ है यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करें और वहाँ से जो है ना जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो प्रेशर अंदर बिल्डअप होता जाता है, ये रीचेज इट्स मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम पे जाता है तो नीचे से एओर्टिक वेल्व जो है ना वो खुल जाता है। एओर्टिक वेल्व जैसे ही खुलता है तो वो जो है एक पहले जो कंट्रैक्शन फेज होती है वेंट्रिकल की वो होती है और ब्लड जो है ना वो दैट स्टार्ट्स लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल और वो फिर एक ड्रॉप आ जाता है विद इन द वेव, ठीक है। जो डिसेंट ऑफ द वेव है दिस इज बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा एंड इट रीचेस टू द लोअर लेवल, ठीक। यहाँ पे यह है एवी वेल्व ओपन है और फिर वहाँ से दोबारा फिलिंग स्टार्ट होती है और दोबारा फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। So next is the maximal ejection phase. When the opening of the aortic valve, blood ejection starts at the maximum rate into aorta. Muscle is contracting powerfully but isotonically. ठीक है, यानी मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है अब उनकी जो होती है लेंथ वो शॉर्टन हो जाती है बट उनमें टोन्स जो होती है ना वो सेम रहती है, ठीक है। जब आपने ये बहुत ध्यान से देखना है आइसोटोनिकली कब हो रही है आइसोमेट्रिकली कब हो रही है, ठीक है। Ventricular pressure rises to a maximum of 120 millimeters of mercury. Two-thirds of the stroke volume, that is, stroke volume total होती है 70 milliliter. Stroke volume the blood होता है which is ejected from the left ventricle during each heartbeat. ठीक है, each ventricular contraction से जितना amount of blood बाहर eject out होता है उसको हम कह देते हैं that is the stroke volume. तो two-thirds of the stroke volume जो है ना that is 46 milliliter out of 70 is ejected in this phase. Duration इसकी होती है 0.11 सेकेंड। मैक्सिमल इजेक्शन फेज जैसे एओर्टा ओपन एओर्टिक वेल्व ओपन हुआ है तो फौरन से गश ऑफ ब्लड आता है फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा और इसमें जो है ना प्रेशर जो पहले जो है ना आइसोटोनिकली कंट्रैक्ट कर रहा होता है प्रेशर बिल्डअप होता है और फिर उसके बाद इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज इजेक्टेड ड्यूरिंग दिस फेज और इसकी ड्यूरेशन होती है 0.11 सेकेंड। फिर आ जाता है रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज या स्लो इजेक्शन फेज। द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बिकम्स लेस पावरफुल, ठीक है। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन कम हो जाती है, द प्रेशर फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम से थोड़ा कम हो जाता है। रिमेनिंग 1/3 ऑफ द ब्लड दैट इज 24 मिलीलीटर आउट ऑफ 70 मिलीलीटर ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज इजेक्टेड आउट, ठीक है। रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज में जो रिमेनिंग ब्लड है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। दिस फेज एंड्स व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द और स्लाइटली लेस देन द एओर्टिक प्रेशर। जब ज़ाहिर वेंट्रिकल में से सारा ब्लड निकल गया है तो जब उसका प्रेशर या तो एओर्टिक वेल्व में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसके बराबर हो गया या उससे थोड़ा कम हो गया, वहाँ पे ये फेज एंड हो जाती है और इसकी ड्यूरेशन होती है 0.14 से। द अबव 3 फेजेस कॉन्स्टिट्यूट द वेंट्रिकुलर सिस्टम। ये तीनों फेजेस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, मैक्सिमम इजेक्शन फेज और रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज, ये तीनों जो फेजेस हैं ये मिलके बनाती हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन फेज बनाते हैं और इन सबको ऐड करें तो इसका जो टाइम आता है दैट इज 0.31 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज द प्रोटोडायस्ली। प्रोटोडायस्ली जो थी ना एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है। सम ब्लड फ्लो कंटिन्यूज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। ये जो फ्लो एक चल रहा है उसका मोमेंटम वो उसके जरिए वो ब्लड फ्लो कर रहा है बट दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है
and although the ventricle has stopped contracting, ठीक है. The momentum has overcome by further fall in the ventricular pressure because of relaxation, ठीक है. मोमेंटम कम हो जाता है अगर फर्दर फॉल इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है तो फिर ये मोमेंटम भी खत्म हो जाता है और ब्लड जो है ना दोबारा मजीद जाना कम हो जाता है. दिस इज देयर इज सम बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एओर्टा. बैकफ्लो क्यों होता है कि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और एओर्टा के अंदर ज़्यादा होता है. अभी एओर्टिक वाल्व चूंकि क्लोज नहीं हुआ हुआ और ओपन ही रहता है इसलिए थोड़ा सा बैक फ्लो भी हो जाता है ब्लड का विद इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड उसके बाद क्या होता है एओर्टिक वाल्व क्लोजेस एंड विद द क्लोजर ऑफ दिस वाल्व दिस फेज एंड्स. ब्रोटोडाइसली में क्या होता है कि जो थोड़ा सा जो ब्लड है विद इन द वेंट्रिकल दैट गोज इन दैट रिमेन्स देयर, जिसमें पूरा वेंट्रिकल जो है ना वो एम्प्टी हो गया हुआ है और इसमें ब्लड प्रेशर जो लेवल है दैट इज लेस और इक्वल देन दैट ऑफ एओर्टा. यूजुअली कम ही होता है एओर्टा से, इसलिए थोड़ा सा बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल. उसके बाद एओर्टिक वाल्व जो है ना क्लोज हो जाता है. दिस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड और इसकी ड्यूरेशन होती है 0.04 सेकेंड्स, ठीक है. उसके बाद आते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज. आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज होती है दैट स्टार्ट्स विद द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व. अब एओर्टिक वाल्व बंद है, ऊपर अभी माइट्रल वाल्व भी बंद है, ठीक है. द वेंट्रिकल मसल इज अंडरगोइंग रिलैक्सेशन, ज़ाहिर है आफ्टर ए कंप्लीट कंट्रैक्शन अब रिलैक्स कर रहा है. रैपिड फॉल इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर, ऑब्वियसली कि उसमें ब्लड भी नहीं है और वेंट्रिकल रिलैक्स भी कर रहा है तो उसमें फॉल इन द प्रेशर हो जाता है. देयर इज नो चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम एज बोथ वेल्व्स आर क्लोज. अगर दोनों वेल्व भी क्लोज है तो अंदर ब्लड कोई नहीं है, अगर थोड़ा बहुत पड़ा है तो वॉल्यूम वही रहेगा. When the left ventricular phase becomes lower than the left atrial pressure, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है देन द लेफ्ट एट्रियम, ऊपर तो लेफ्ट एट्रियम भर रहा है ना, उसमें तो आता जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. तो जब ये रिलैक्स कर जाता है तो इसमें प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होता है तो एकदम से ओपनिंग होती है माइट्रल वेल्व की एंड देन दिस फेज एंड्स. जैसे ही माइट्रल वेल्व खुलता है तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज ऑफ द वेंट्रिकल दैट एंड्स और इसकी ड्यूरेशन होती है 0.06 सेकंड, ठीक है. आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है कि ऊपर का वेल्व भी बंद है, माइट्रल भी और एओर्टिक वेल्व भी बंद है. वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया है, अंदर ब्लड कोई ब्लड की एडिशन नहीं हो रही किसी भी वेल्व से किसी भी ओपनिंग से, तो ब्लड की वॉल्यूम भी सेम रहता है बट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से और वेल्व क्लोज होने की वजह से और ब्लड का लेवल कम होने की वजह से वो उसमें प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम चूँकि भर चुका है उतनी देर में, इसलिए जब उसका प्रेशर जो है ना वो ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो एकदम से जो माइट्रल वेल्व है वो खुल जाता है और ब्लड जो होता है ना दैट फ्लोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. और इस पे जैसे ही माइट्रल वेल्व खुलता है ये फेज एंड कर जाती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की और इसकी ड्यूरेशन होती है 0.06 सेकेंड्स. फिर उसके बाद जैसे ही ये वेंट्रल वेल्व खुलता है दैट इज रैपिड इनफ्लो या रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है. दैट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग ऑफ द माइट्रल वेल्व एंड ब्लड फ्लोज रैपिडली फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल इज गोइंग रिलैक्सेशन सो नो राइज इन द प्रेशर, ठीक है. वेंट्रिकल अभी तक जो है ना वो रिलैक्स फेज में ही है, इसलिए ब्लड उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है लेकिन अभी कोई उसमें प्रेशर चेंजेस नहीं आते रैपिड इनफ्लो में. और 2/3 ऑफ द फिलिंग जो होती है ना वो रैपिड फिलिंग फेज में होती है. जैसे रैपिड इजेक्शन फेज में 2/3 ब्लड चला जाता है एओर्टा में, इस तरह रैपिड फिलिंग फेज में जो 2/3 ऑफ द ब्लड है वो इस फेज में आ जाता है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. और ये जो होती है फेज रहती है रिमेन्स फॉर 0.11 सेकेंड. उसके बाद आता है स्लो फिलिंग फेज और डायस्टेसिस. स्टेसिस में ड्यूरिंग द डायस्ली, डायस्टेसिस से कहते हैं दिस इज द फेज ऑफ द डायस्ली. Most of the blood which was in left atrium has already flown into the left ventricle. सारे 70% of the blood जो है ना लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है ऑलरेडी. As mitral valve is open, small amount of the blood returns into the left atrium from pulmonary vein, and when this blood enters into the atrium, it directly goes into the left atrium. Pulmonary vein जो blood लेकर आ रही है लंग से लेफ्ट एट्रियम में, वो तो ऊपर से ब्लड आता जा रहा है कंटिन्यूसली और माइट्रल वेल्व बीच में खुला हुआ है. तो एक पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम से होकर डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में आता जा रहा है. एज दे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम दे आर वर्किंग एज अ सिंगल चेम्बर, तो इस तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. ओनली स्लाइट फिलिंग अकर्स इन दिस फेज. नियरली नो चेंज इन द प्रेशर और द वॉल्यूम अकर्स इन दिस फेज एंड ड्यूरेशन इज 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड. सो इट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, ठीक है.
उसके बाद आती है एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली यानी एट्रियल कंट्रैक्शन होती है। ज़ाहिर है अब एट्रियल कंट्रैक्शन 2/3 ऑफ द ब्लड चला ही गया, थोड़ा सा वैसे ट्रिकल ऑन हो रहा है नीचे। लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट्स टू पुश द ब्लड फ्रॉम इट्स कैविटी इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एट्रिया जितने हम कंट्रैक्ट करते हैं और पूरा जितना ब्लड है उसके अंदर रिमेनिंग वो सारा जो है ना दे पंप इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। विथ एट्रियल सिस्टली वेंट्रिकुलर डायस्टली इज कंप्लीट। जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर जाते हैं और ब्लड उसमें सारा फिल हो जाता है तो वेंट्रिकल की जो डायस्टोलिक फेज है, ये डायस्टली है, वो कंप्लीट हो जाती है, उसकी खत्म हो जाती है। एट्रिया कंट्रैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टली। वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है वो फेज जिसमें कि वेंट्रिकल रिलैक्स किया हुआ है, उसमें फिलिंग हो रही है। ठीक है। रिमेनिंग 20 to 25% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग अगर इस एट्रिया के कंट्रैक्ट करने से जो आखिरी जो 20 से 25% का ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है। इसकी ड्यूरेशन 0.11 सेकेंड होती है और ड्यूरेशन ऑफ होल वेंट्रिकुलर डायस्टली इज 0.52 सेकेंड। ठीक है। अब जो थी हमारी 0.31 सेकेंड थी हमारी सिस्टोलिक फेज टोटल, और टोटल जो डायस्टोलिक फेज है वो 0.52 सेकेंड है। इसका मतलब ये है डायस्टोलिक फेज इज प्रीटी लॉन्गर देन द सिस्टोलिक फेज ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है। टोटल कार्डिक ड्यूरेशन इज 0.8 सेकेंड्स। टोटल जो ड्यूरेशन है, अगर हार्ट जो है ना वो बीट कर रहा है 72 to 75 बीट्स पर मिनट पे, तो एक कार्डिक साइकिल की जो है ड्यूरेशन वो दैट इज 0.8 सेकेंड। व्हेन हार्ट रेट इंक्रीजेस, हार्ट रेट ज़्यादा हार्ट स्पीड पे पंप करना शुरू करेगा तो कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है। एंड दिस अफेक्ट्स डायस्टली मोर देन एज कम्पेयर टू द सिस्टली। ठीक है। जो कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन है जो शॉर्टन होती है ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द हार्ट रेट, उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है डायस्टोलिक फेज की ड्यूरेशन पे रादर देन ऑन द सिस्टोलिक फेज की ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ द एट हार्ट रेट ऑफ अगर 185 बीट्स पर मिनट हो जाए हार्ट रेट, तो कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन 0.33 सेकेंड हो जाती है रादर देन 0.8 सेकेंड जो कि नॉर्मल है। ठीक है। आउट ऑफ दिस पॉइंट, अब इस 0.33 सेकेंड में से 0.18 सेकेंड जो है ना वो सिस्टली होती है और जबकि डायस्टली जो है ना 0.15 सेकेंड होती है। अब देखिए इसमें कि इसमें जो डायस्टली है वो ज़्यादा कम हुई है एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक। सिस्टोलिक 0.31 था जो कि 0.18 पे चला गया, जबकि डायस्टली 0.52 था जो कि शॉर्टन होकर 0.15 पे आ गया। सो जैसे ही रैपिड हार्ट रेट होता है तो डायस्टोलिक फेज ज़्यादा अफेक्ट होती है, ज़्यादा शॉर्टन होती है एज कम्पेयर टू द सिस्टोलिक फेज। ठीक है। और जो है ना जैसे ही हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो कार्डिक आउटपुट जो है ना वो भी फॉल करना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है फिर जब डायस्टोलिक फेज जो है ना वो शॉर्टन हो जाती है, पूरी फिलिंग नहीं होती है, तो कार्डिक आउटपुट जितना कार्डिक जो ब्लड पंप होना है बाय द हार्ट इन 1 मिनट, वो भी उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना। So rate of cardiac cycle can increase up to 150. It can increase to manifold, but अगर ये 150 बीट्स पर मिनट तक जाए तो 150 से 180 बीट्स पर मिनट पे अगर कार्डिक रेट है, हार्ट रेट है, तो कार्डिक आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं होता। देयर इज नो इंक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट। ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता या फॉल इन द कार्डिक आउटपुट। बियॉन्ड 180 बीट्स पर मिनट कार्डिक आउटपुट फॉल। ठीक है। अगर 180 बीट से ज़्यादा हो जाए हार्ट रेट, तो कार्डिक आउटपुट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डायस्टोलिक फेज, द फिलिंग फेज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल वो कम हो जाती है। वो कम होती है तो ज़ाहिर जो ब्लड वॉल्यूम जो उसने कलेक्ट होना है उसमें वो भी कम हो जाता है। वो कम होता है तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। सो 150 तक तो कार्डिक आउटपुट इतना जो अफेक्ट नहीं होती है, लेकिन 180 के बियॉन्ड जो है ना कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है अगर हार्ट रेट इतना इंक्रीज कर जाए। राइट वेंट्रिकुलर कार्डिक्स, अभी तो सारी चेंजेस आई है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? सारी फेजेस वही हैं जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में हैं, विद द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर वैल्यूज। उसमें क्या फ़र्क होता है? उसमें प्रेशर वैल्यूज जो है ना वो कम होती हैं एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट साइड पे प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। At the start of the right ventricular system, the pressure in the right ventricle is 0 to 1 millimeters of mercury। तो इतना कम होता है इसमें प्रेशर कि जब स्टार्ट होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम तो उस वक्त वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर 0 to 1 millimeters of mercury होता है। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज में क्या होता है? व्हेन द प्रेशर राइजेस जस्ट अबव 8 millimeters of mercury, देयर इज ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेल। होता क्या है कि जो
राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर है 0 to 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। फिर जब उसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज आती है जिसमें कि वेंट्रिकल फाइबर्स जो है ना वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो राइट साइड पे ऊपर ट्राइकस्पिड वेल्व भी बंद होता है और नीचे उसका पल्मोनरी वेल्व भी बंद है। तो अंदर वेंट्रिकुलर के फाइबर्स जो है ना वो कंट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर बिल्डअप करते हैं और प्रेशर जो है ना 0 to 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से बढ़ के 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक चला जाता है विद इन द वेंट्रिकल। अब जब वो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जाता है और उससे बियॉन्ड जाने लगता है तो पल्मोनरी वेल्व जो है ना वो खुल जाता है। पल्मोनरी वेल्व खुलता है तो ब्लड फ्लोज इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और वो लंग्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैक्सिमल इजेक्शन फेज आती है, प्रेशर राइजेस मैक्सिमली टू 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से मैक्सिमम इजेक्शन हो सकती है, तो उसका जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका मैक्सिमम इजेक्शन पे जो प्रेशर है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक जा सकता है। तो लेकिन राइट साइड पे जो प्रेशर राइजेस सिर्फ 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक जो है रैपिड इजेक्शन फेज में प्रेशर जा सकता है। सो सारी एक्टिविटीज़, सारी फेजेज राइट साइड ऑफ द हार्ट पे या राइट वेंट्रिकल में वही होती हैं जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी प्रेशर चेंजेस होती हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है, जो फिलिंग प्रेशर है वो भी 0 to 1 होता है, जो मैक्सिमम आइसोवॉल्यूमिक आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में जाता है वो भी 8 मिलीमीटर तक जाता है और उसके बियॉन्ड जाए तो पल्मोनरी वेल्व खुलता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाता है और मैक्सिमम इजेक्शन फेज में जो मैक्सिमम प्रेशर राइज कर सकता है वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑन द राइट साइड। फिर आ जाती है एट्रियल प्रेशर चेंजेस। ये आपका एन अदर क्वेश्चन होता है, कार्डिक साइकिल का तो क्वेश्चन होता ही है, लेकिन इसके अलावा ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द प्रेशर चेंजेस विद इन द एट्रिया ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। क्या तो एट्रियल प्रेशर चेंजेस आपने बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है, कौन कौन सी वेव्स बनती हैं और कैसे बनती हैं। एट्रिया ऑल्सो अंडरगो ड्यूरिंग सिस्टली एंड डायस्टली, ज़ाहिर उनमें भी रिलैक्सेशन भी होती है और कंट्रैक्शन भी होती है एट्रिया में। Duration of atrial systole is 0.11 second, whereas atrial diastole is 0.7 second. इसमें भी देखिए कि जो है ना जो सिस्टोलिक फेज ऑफ द एट्रिया है वो शॉर्टर है एज कम्पेयर टू द डायस्टोलिक फेज या रिलैक्सेशन फेज जो कि 0.7 सेकेंड है। ठीक है, सो बोथ इन द वेंट्रिकल एंड द एट्रिया सिस्टोलिक फेजेस जो है ना दे आर शॉर्टर और डायस्टोलिक फेजेस जो है ना दे आर लॉन्गर। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 3 वेव्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम एट्रिया। जब पूरे कार्डिक साइकिल में जो एट्रिया को अगर हम इलेक्ट्रोड लगाएं और उसकी वेव्स उसके अंदर प्रेशर चेंजेस से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं अगर हम उनको रिकॉर्ड करें तो 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आती हैं, ए वेव, सी वेव एंड बी वेव। अब आपको मैं दिखाऊं उसमें जो डायग्राम है इसमें ये देखिए कि निचली वाली जो डॉटेड लाइन है उसमें आ जाती है, यहाँ पर दरमियान में आए तो यहाँ पर आपको पहली ए वेव नज़र आ रही है, फिर थोड़ा सा डिप डाउन है, फिर सी वेव नज़र आ रही है और उसके बाद जो है ना बी वेव नज़र आ रही है। ठीक है, और ए वेव जो है ना वो इसकी डायस्टोलिक फेज में है, सी वेव सिस्टोलिक फेज में है और बी वेव जो है ना वो फिर अगेन सिस्टली और डायस्टली के दरमियान है। ठीक है, अब होता है कि ए वेव ड्यू टू राइज इन द एट्रियल प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टली। जब एट्रिया जो है ना वो कंट्रैक्ट करते हैं तो जो प्रेशर बिल्डअप होता है दैट इज़ द ए वेव। ठीक है, वो होती है वेंट्रिकल की डायस्टली। ठीक है, वेंट्रिकल उस वक्त रिलैक्सेशन फेज में होता है, एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप होता है उसमें और ए वेव प्रोड्यूस होती है। दूसरी होती है सी वेव। सी वेव अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम। सी वेव कब प्रोड्यूस होती है कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज स्टार्ट होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज कब स्टार्ट होती है कि ऊपर जो है ना एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स भी बंद हैं और नीचे जो है ना वेंट्रिकल के आर्टरीज के साथ वेल्व्स हैं वो भी बंद है, यानी वो क्लोज चेम्बर है। अब उसमें जब एट्रिया वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन राइज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज बल्जिंग ऑफ द एवी वेल्व इनटू द एट्रिया। होता है क्या, नीचे जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो वेल्व तो बंद हुआ है, प्रेशर इंक्रीज करता है और नीचेले वाले वेल्व जो है ना अभी खुले नहीं हैं, तो जो ऊपर वाले वेल्व हैं वो बल्ज जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है वो बल्ज कर जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स। वो बल्ज करते हैं इनटू द एओर्टा, इनटू द एट्रिया, और जब एट्रिया के अंदर वो बल्ज करते हैं तो प्रेशर विद इन द एट्रियम इंक्रीज कर जाता है। उस इंक्रीज इन द प्रेशर की वजह से जो वेव बनती है उसको हम कह देते हैं सी वेव। ठीक है, during isometric contraction rise in the ventricular pressure causes bulging of the AV valve into the atria, thus increasing the atrial pressure and this gives the ascent यानी जो ऊपर अप राइज ऑफ द वेव है वो बताती है जब उसमें
bulging of the valve into the atrium होता है. The top of the C wave coincides with the opening of the semilunar valves. Ventricle contract more powerfully and AV valve is pulled back to the ventricle, causes decreased pressure in the atria leading to descent of the C wave. ठीक है, जब एट्रिया कंट्रैक्ट करना शुरू है, अभी दोनों उसके वेल्व जो है ना बंद है, तो वेल्व के ऊपर बल्ज की है, उसकी वजह से असेंट ऑफ द सी वेव आ जाता है. ठीक है, टॉप की तरफ चला जाता है. जब टॉप पे वो पहुंचता है तो उसी वक्त ही वेंट्रिकल के जो है ना वेल्व पीछे जो कि आर्टरीज में है वो खुल रहे हैं, वो खुल जाते हैं. वो खुल जाते हैं तो प्रेशर इनमें से जो है ना वो रिलीज होके विद इन द आर्टरीज चला जाता है और वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो जाता है. जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होता है तो जो बल्जिंग हुई हुई है वेल्व्स की विद इन द एट्रिया, वो दोबारा से चली जाती है वापस इनटू द वेंट्रिकल्स. ठीक है, वो दोबारा जब वेंट्रिकल में जाते हैं तो सी वेव जो अप स्ट्रोक ऑफ द सी वेव होता है वो फिर डाउन स्ट्रोक ऑफ सी वेव में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह डिसेंट ऑफ द सी वेव आ जाती है. ठीक है, अब तीसरी आती है वी वेव. वी वेव होती है ड्यू टू ग्रेजुअल राइज इन एट्रियल प्रेशर व्हेन ब्लड एक्यूमुलेट्स इन द एट्रियल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स इज क्लोज. ठीक है, ग्रेजुअल राइज इन द एट्रियल प्रेशर, आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर राइज होता है, जब ब्लड जो है ना अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है एट्रिया में और ए वी वेल्व जो है ना वो क्लोज है उस वक्त, तो जो फिलिंग हो रही होती है एट्रिया की ऑन बोथ द साइड्स, राइट साइड पे जो सुपीरियर इंफीरियर वेना की वजह से वीनस ब्लड आ रहा है वो फिल हो रहा है और लेफ्ट साइड पे जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग से ब्लड आ रहा है वो फिल कर रहा है. सो ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द एट्रिया जो प्रेशर राइज आता है विद इन द एट्रियम, वो उससे हमें वी वेव प्रोड्यूस होती है. द टॉप ऑफ द वी वेव कंसाइड्स विद द ओपनिंग ऑफ द ए वी वेल्व. ठीक है, टॉप जो है ना उसमें फिल हो जाता है सारा और ए वी वेल्व भी क्लोज है, ऊपर से पूरा एट्रिया दोनों फिल हो गए. जैसे ही ए वी वेल्व खुलता है तो जो असेंट जो टॉप होता है ऑफ द वी वेव वो फिर डाउन उसका डिसेंट आ जाता है या ड्रॉप डाउन हो जाता है वी वेव बाय द ओपनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व. के जाहिर है कि एट्रियम में से सारा ब्लड निकल के वेंट्रिकल में चला जाता है, प्रेशर अगेन इन द एट्रियम कम हो जाता है. सो देयर इज अ डिसेंट इन द वी वेव. The blood flows from the atrium into the ventricle rapidly causing descent of the V wave. So एट्रिया में जो है ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल तीन वेव प्रोड्यूस होती हैं, ए वेव, सी वेव एंड द वी वेव. ए वेव प्रोड्यूस होती है बाय द एट्रियल सिस्टी, एट्रिया जो कंट्रैक्ट कर रहे हैं उससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव वेव वो ए वेव. सी वेव होती है कि जब वेंट्रिकल जब एट्रिया जो है एट्रियल सिस्टली ख़त्म हो गई है, वेंट्रिकल सिस्टली स्टार्ट हुई है और ऊपर एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व और नीचे जो है ना सेमिल्यूनर वेल्व वो भी क्लोज्ड हैं दोनों, और वेंट्रिकुलर के प्रेशर इंक्रीज करने से जो वेल्व बल्ज करता है विद द एट्रियम उससे सी वेव प्रोड्यूस होती है और वी वेव प्रोड्यूस होती है जो कि फिलिंग हो रही है ऑफ द एट्रियम इनटू फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड फ्रॉम द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा जो आके खुल रही हैं विद इन द राइट एट्रियम. ठीक है, सो आपने इसकी ये डिटेल याद रखनी. क्वेश्चन आएगा तो आपने असेंट एंड डिसेंट दोनों ही बताने हैं इसके, और टाइप ऑफ वेव्स कौन सी हैं वो भी बतानी है. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द ए वेव, सी वेव एंड वी वेव. ये अपने साथ में इसको ड्रॉ ज़रूर करना है सिर्फ इतने ग्राफ को अगर आपसे यही पूछा गया. फिर आती हैं एट्रियल प्रेशर चेंजेस. इन द राइट एट्रियम द प्रेशर राइजेस अप टू 4 to 5 millimeters of mercury and in the left atrium the pressure rises up to 6 to 8 millimeters of mercury. ठीक है, एट्रियल प्रेशर जो है ना वो मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हैं राइट साइड पे 4 to 5 millimeters ऑफ मर्करी और लेफ्ट साइड पे 6 to 8 millimeters ऑफ मर्करी. अब एक होता है जेबीपी. जेबीपी है जुगुलर वीनस पल्सेशन. ठीक है, ये यहाँ पे जुगुलर वेन पड़ी होती है उसमें जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होती है विद राइट एट्रियम, और उससे जो है ना प्रेशर चेंजेस विद इन द राइट एट्रियम हम इन सर्टेन कंडीशंस हम उसको जुगुलर वेन्स में भी वो प्रेशर जो है ना वो वेव्स हम नोट कर सकते हैं. Pulsation recorded from the jugular vein is called the JVP. Jugular venous pulsation is due to the backward transmission of the pressure changes of right atrium to neck veins, and so in JVP we see the same waves. Okay? यानी जो right atrium में जो pressure changes आती हैं certain ischemic heart disease के केस में और दूसरे जो है ना cardiac malfunctioning cases में होता क्या है कि प्रेशर जो बैक प्रेशर होता है ड्यू टू द प्रेशर चेंजेस इन द राइट एट्रियम वो आता है विद इन द नेक वेन्स. वो नेक वेन्स में प्रेशर देखा जा सकता है और सबसे ज़्यादा ये ऑब्वियस होता है इन द जुगुलर वेन. तो इस जो पल्सेशंस आती हैं इसमें उनको हम जुगुलर वीनस पल्सेशंस कहते हैं या जेवीपी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रेशर चेंजेस इन एओर्टा. अब होता क्या है जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे कार्डिक साइकिल के दौरान
एओर्टा में भी तो प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर इज ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोली, दैट इज 120 मिलीमीटर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज में होता है, कंट्रैक्टिंग फेज में होता है, तो एओर्टा के अंदर मैक्सिमम प्रेशर होता है विद ऑफ प्रेशर ऑफ 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मिनिमम प्रेशर इज ड्यूरिंग द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोली। जब वेंट्रिकुलर जो होता है ना वो रिलैक्स, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, डायस्टोलिक फेज में होता है, तो जो हमारी एओर्टा है उसके अंदर भी प्रेशर कम हो जाता है एंड इट ड्रॉप्स टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो हम इसको कहते हैं, इसका ये डायस्टोलिक प्रेशर है। इन एओर्टिक प्रेशर कर्व देयर इज इंसिजरा। एओर्टिक प्रेशर कर्व के अंदर एक डिप डाउन है जिसको हम इंसिजरा कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर सबसे पहले जो है आपको नजर आ रहा होगा, ये मैक्सिमम पे क्या है 120 पे, फिर उसके बाद डिप डाउन हुआ है और उसके बाद जो है स्लाइड सा इंक्रीज आया है, एक नॉच सी बनी है जिसको हम कह देते हैं इंसिजरा। इंसिजरा जो है ना वो यूजुअली आर्टरीज में बनती है। ये इसलिए होती है कि जो एओर्टिक वेल्व जो है ना जब क्लोज होता है तो एक स्लाइड प्रेशर राइज आता है विद इन द एओर्टा, तो उसकी वजह से स्लाइड प्रेशर राइज जो है ना एक सॉर्ट ऑफ नॉच बना देता है। आप देखिए तो उसको हम कह देते हैं इंसिजरा। से एओर्टिक प्रेशर में एक इंसिजरा भी आता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक, ठीक है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वेल्व। यानी वेंट्रिकल जो है ना, जो एओर्टा के अंदर मैक्सिमम प्रेशर है, जो वेंट्रिकल है कंट्रैक्ट है। मिनिमम प्रेशर होता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है और कोई ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अंदर एक इंसिजरा आ जाता है, एक नॉच बन जाती है, वो इसलिए कि जब वेल्व खुलता है तो एकदम से प्रेशर बिल्डअप होता है 120 मिलीमीटर और उसके बाद जब आगे वो फ्लो करता है तो प्रेशर जो है ड्रॉप कर जाता है। लेकिन उसके बाद जब पीछे जो है ना एओर्टिक वेल्व वो बंद होता है तो उससे थोड़ा सा जो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है विद इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एओर्टा, और जिसकी वजह से एक स्मॉल राइज इन द नॉच के बाद एक स्मॉल राइज इन द प्रेशर आता है जिसको हम इंसिजरा कहते हैं, ठीक है। In aortic pressure curve, there is incisura, a sharp rise in the aortic pressure followed by a gradual fall. ठीक है, incisura is recorded at the time of closure of the aortic valve. After rapid fall के बाद एक slight सा एक rise आता है in the aortic valve curve, तो उसको this is due to the closure of the aortic valve. So this is the these are the changes in the aorta during a cardiac cycle, और उसका ये curve जो बनता है। प्रेशर चेंजेस इन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है ऑन द राइट साइड, मैक्सिमम प्रेशर इज 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ड्यूरिंग राइट वेंट्रिकुलर सिस्टम। राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर होता है दैट इज 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जैसे लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम प्रेशर इन द एओर्टा होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो राइट साइड पे कितना होता है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एक आप वाजिब फर्क देख लीजिए कि राइट और लेफ्ट साइड के दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंसेस कितना ज़्यादा है। राइट जो साइड ऑफ द हार्ट है वो सारी लो प्रेशर पे चल रही है और जो लेफ्ट साइड है वो हाई प्रेशर पे चल रही है, बिकॉज उसने ब्लड सप्लाई करना है टू होल्ड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सारा जो बॉडी में जो ब्लड है सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचाना है, सो इसीलिए उसमें प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है ताकि फ्लो ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो, फ्लो ज़्यादा हो और ब्लड जो है ना वो टू शुड रीच टू ईच एंड एवरी एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। मिनिमम प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में कितना होता है 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ड्यूरिंग राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोली। ये आपने प्रेशर की ये वैल्यू से याद रखी है और ये अगर आपको ये याद हो जाएंगी तो आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ सिस्टली इन द 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट। अब सारे चेंबर्स में सिस्टली कैसे हो रही है, कंट्रैक्शन कैसे हो रही है। राइट एट्रियम सिस्टली प्रीसीड्स द लेफ्ट एट्रियम सिस्टली, यानी राइट एट्रियम जो है ना पहले कंट्रैक्ट करता है देन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के मुकाबले में पहले कंट्रैक्ट करता है क्योंकि ज़ाहिर इसमें प्रेशर जो है ना कम होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम बिगिन स्लाइटली अर्लियर देन द राइट वेंट्रिकुलर सिस्टम, बट ब्लड इजेक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी बिगिंस अर्लियर बिकॉज ऑफ लो प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी देन इन एट्रियम। होता क्या है, अगर हम सिर्फ एट्रिया को देखें तो राइट साइड का एट्रियम पहले कंट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड, मगर ऑन द कॉन्ट्री होता यह है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा पहले कंट्रैक्ट करता है देन द राइट वन, क्योंकि राइट पे जो है ना प्रेशर जो है ना वो कम होता है, लेफ्ट पे प्रेशर ज़्यादा होता है और राइट पे जो है ना पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पहले फ्लो करना शुरू करता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड फ्लोइंग इन द एओर्टा, ठीक है। ये दोनों का कंपैरिजन है
राइट और लेफ्ट के चेंबर्स में सिस्टोलिक फेजेस इस हिसाब से आते हैं, ठीक है, किसी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना आपका है ये क्वेश्चन, तो आई वांटेड टू डिस्कस कि कंट्रोल ऑफ द कार्डियक रिदमिसिटी कैसे होती है और कंडक्टिविटी। सारा जो हार्ट का जो कंट्रोल सिस्टम है दैट इज़ बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो मेन पोर्शन होते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, ठीक है। सिंपैथेटिक जो होते हैं ना वो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि आपके सप्लाई करते हैं किसी भी टिश्यू को या हार्ट को, ठीक है। दे आर सिंपैथेटिक में क्या होता है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एरियाज और ज़्यादातर ये वेंट्रिकल्स को सप्लाई होती है क्योंकि वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना होता है पावरफुली देन द एट्रिया। अब ये करते क्या है सिंपैथेटिक कंट्रोल, एक तो इंक्रीज करते हैं साइनस नोडल डिस्चार्ज के, साइनस नोड के जो है ना हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। दूसरे ये रेट ऑफ कंडक्शन फ्रॉम द एवी वेल्व उसको भी इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज द फोर्स ऑफ कार्डिक मसल कंट्रैक्शन, यानी इन्होंने हार्ट रेट भी इंक्रीज करना है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मसल भी इंक्रीज करना है सिंपैथेटिक कंट्रोल ने, ठीक है। अब वो करते किस तरह है, इसका मैकेनिज्म ये होता है, दे रिलीज द नॉरएपिनेफ्रिन एट सिंपैथेटिक नर्व एंड, एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और ये सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स के ऊपर ये रिलीज करते हैं। अब ये जब रिलीज होने के बाद इसने जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसने करना क्या है, ये हार्ट के अंदर पड़ते हैं बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो इंक्रीज कर देते हैं परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू सोडियम एंड द कैल्शियम, ठीक है। सोडियम एंड कैल्शियम को परमेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। और जब सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा आ जाता है तो जो एसओ नोड का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है और थ्रेशोल्ड की तरफ चला जाता है। थ्रेशोल्ड की तरफ जाता है तो आपको पता है जैसे ही -40 की थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तो सोडियम चैनल जो है ना सोडियम कैल्शियम चैनल वो खुल जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। सो अगर ये बार बार बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है ना वो स्टिमुलेट होते रहेंगे जैसे बाय नॉरएपिनेफ्रिन, तो बार बार सोडियम कैल्शियम चैनल जो है ना वो खुलते रहते हैं और बार बार एक्साइटेशन होती रहती है। बार बार एक्साइटेशन से होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। जो एवी नोड है वहाँ पे क्या करते हैं कि ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, सोडियम कैल्शियम चैनल जो है ना वो ज़्यादा खुल जाते हैं तो वो कंडक्टिविटी ऑफ द इम्पल्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम एसओ नोड उसको बढ़ा देती है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि कैल्शियम इन्फ्लक्स, जब कैल्शियम ज़्यादा इंक्रीज होता है विद इन द मसल फाइबर, कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रेंथ ऑफ द मसल कंट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी जो सिंपैथेटिक है उसको फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ानी है ड्यू टू कैल्शियम। दूसरा आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक या वेगल स्टिमुलेशन, वेगस नर्व के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जाती है। ये जो है ना इनकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैसे भी सारे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लेकिन मेन डिस्ट्रीब्यूशन होती है एसए नोड पे और एवी नोड पे। और इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन वैसे दूसरे मसल्स में तो एक्साइटेटरी होता है, एक्साइट करता है, लेकिन हार्ट में ये इनहिबिटरी होता है, यानी ये इम्पल्सेस को इनहिबिट करता है, उनकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, उनके रेट को डिक्रीज करता है, ठीक है। इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ साइनस रिदम और डिक्रीज द कंडक्शन एट द एवी नोड, ठीक है। एक तो ये साइनस रिदम को भी कम कम कर देता है और उसकी कंडक्टिविटी उसके रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस को कम कर देता है, और दूसरा ये एवी नोड पे भी को की जो उसकी कंडक्शन हो रही होती है उसको भी कम कर देता है, मज़ीद स्लो कर देता है। अगर ये यूजुअली जो है ना हार्ट रेट को स्लो करता है, इम्पल्स जनरेशन को स्लो करता है, लेकिन अगर ये वेगल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो दिस कैन लीड टू द स्टॉपेज ऑफ द हार्ट, सेसेशन ऑफ द हार्ट बीट भी हो जाती है। और वो किस तरह होती है कि या तो आइदर बाय स्टॉपिंग द एक्सोनोडल एक्साइटेशन और कम्प्लीटली ब्लॉकिंग द कंडक्शन एट एवी नोड, ठीक है। दिस वाज टुडेज लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमने मेनली कार्डिक साइकिल पढ़ा है। कार्डिक साइकिल में हमने विथ रेफरेंस टू द वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर चेंजेस, ठीक है, ये हमने आज के चैप्टर में पढ़ा है। इसकी जो है ना सारी कार्डिक साइकिल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन हार्ट बीट टू द अदर, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि ये उसमें डिफरेंट चेंजेस आती हैं जिसमें प्रेशर चेंजेस होती हैं, वॉल्यूम चेंजेस होती हैं, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं, वेल्व्स जो होते हैं ना ओपन एंड क्लोज होते हैं, और इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं। फिर जो मेन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं उसमें चारों चेंबर्स हैं और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है। उसके बाद ये सारी जब ये हम लेफ्ट वेंट्रिकल के रेफरेंस से हम सारी इसी फेजेस को स्टडी करते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है कि पूरा वेंट्रिकल फिल हो गया होता है, ऊपर दोनों वेल्व्स बंद है और
वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर जैसे ही बियॉन्ड 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जाता है तो एओर्टिक वाल्व खुल जाता है। मैक्सिमम ब्लड जिसमें अकोमोडेट होता है 120 मिलीलीटर होता है और ये 0.06 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैक्सिमम इजेक्शन फेज आ जाती है। ये मैं रिपीट इसलिए करूँ कि आपके जो है ना माइंड से एक दो दफ़ा निकल जाए तो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। मैक्सिमल इजेक्शन फेज होती है ना, एओर्टिक वाल्व खुलता है, 70% ब्लड फॉरन निकल जाता है और जो है ना ये 0.11 सेकंड के लिए होती है, ठीक है। रिड्यूस इजेक्शन फेज, इसमें वेंट्रिकल जो है ना उसकी कंट्रैक्शन जो होती है ना वो मौजूद होती है बट लेस पावरफुल होती है। इसमें 1/3 ऑफ द ब्लड जो है ना और 1/3 ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम इस दौरान में वो इजेक्ट आउट हो जाता है और ये 0.14 सेकंड के लिए होती है। तो ये सारी जो तीनों फेजेस मिलके वेंट्रिकुलर सिस्टरी बनाती हैं जिसकी टोटल ड्यूरेशन 0.31 सेकंड होती है। उसके बाद प्रोटोटाइज की आ जाती है। प्रोटोटाइज की शॉर्टर फेज होती है कि जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो है जिस तरह कंटिन्यू करता है फ्लोइंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा, अपने मोमेंटम में ही वो करता है, हालांकि वेंट्रिकल उसको कंट्रैक्ट करके आगे नहीं कर रहा होता, ठीक है। जब वेंट्रिकल जो है ना उसकी कंट्रैक्शन ऑलरेडी स्टॉप हो गई है, फिर मोमेंटम भी जो है ना वो दैट इज ओवरकम बाय द फर्दर फॉल इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है। उससे क्या होता है कि देयर इज सम बैकफ्लो ऑफ द ब्लड होता है फ्रॉम द एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब एओर्टिक वाल्व बंद हो जाता है तो उसके साथ ही प्रोटोडायस्टी की फेज खत्म हो जाती है। इसकी ड्यूरेशन 0.04 सेकंड है। उसके बाद आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है, वेंट्रिकल कम्प्लीटली रिलैक्स होता है, दोनों वेल्व जो है ना वो ऊपर नीचे बंद है, ब्लड बीच में कोई नहीं आ रहा है और ये 0.06 सेकंड के लिए रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है रैपिड फिलिंग के ऊपर, चूँकि वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है, एट्रियम में ज़्यादा होता है, तो ऊपर से लेफ्ट एट्रियम से जो है वो माइट्रल वेल्व खुल जाता है और रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल हो जाती है। 70% जो है ना फिलिंग इसी फेज में हो जाती है, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन जो है ना दैट इज़ 0.11 सेकेंड, 2/3 ऑफ द फिलिंग इसमें हो जाती है। उसके बाद स्लो फिलिंग आ जाती है, ये डायस्टिसिस आ जाती है, ये डायस्टी का ही पोर्शन होता है और इसमें जो ब्लड जो है ना 70% तो पहले ही आ गया हुआ है, रेस्ट जो है ना इस फेज में दोबारा फिलिंग स्लाइड फिलिंग होती है इस फेज में और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 0.2 सेकेंड्स है, ठीक है। उसके बाद आता है एट्रियल सिस्टली के बाकी एट्रियल जो है ना वो कंट्रैक्ट करते हैं ताकि जितना भी उनके अंदर रिमेनिंग ब्लड है वो सारा आफ्टर कंट्रैक्शन फ्लो कर जाए विद इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ना माइट्रल वेल्व जो है ना वो क्लोज कर जाता है, ठीक है। इस तरह से इसकी ड्यूरेशन 0.11 सेकंड है और ये सारी फेजेस मिलके बनाती हैं डायस्टोलिक फेज ऑफ द वेंट्रिकल और इसकी ड्यूरेशन है 0.52 सेकंड। डायस्टोलिक फेज इज लॉन्गर देन द सिस्टोलिक। फिर बताया कि टोटल ड्यूरेशन जो होती है 0.8 सेकंड्स की होती है। अगर 185 बीट्स पे चला जाए हार्ट रेट तो 0.33 सेकंड हो जाती है और हमेशा जो है ना अगर शॉर्टर होगी ड्यूरेशन तो उसमें ज़्यादा जो है पोर्शन वो डायस्टोलिक फेज में शॉर्ट होगा एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक फेज। और 180 बीट्स के दौरान फिर होता ये है कि इससे ज़्यादा हो जाए तो कार्डिक आउटपुट भी फॉल करना शुरू हो जाता है। राइट वेंट्रिकुलर कार्डिक साइकिल में होता है कि सारी फेजेस वही होती हैं बट प्रेशर जो है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियल प्रेशर चेंजेस जो होती है ना, अगर एट्रियल पे हम इलेक्ट्रोड लगा के उसकी प्रेशर देखें, ए वेव, सी वेव एंड बी वेव होती हैं, 3 वेव्स होती हैं। ए वेव जो है ना वो एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से होती है। सी वेव जो होती है ना वो जो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है बल्जिंग ऑफ द वेल्व इनटू द एट्रियम उसकी वजह से होती है। और बी वेव जो होती है ना दैट इज ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द एट्रियम बाय द वेन्स, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड। फिर होते हैं एट्रियल चेंजेस जो होती है ना प्रेशर चेंजेस, वो राइट एट्रियम में 4 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक होती हैं और लेफ्ट में 6 to 8। जुगुलर वेनस पोजीशन होती है जो कि राइट एट्रियम की जो पोजीशन होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती है नेक वेव्स में, वो हम डिफरेंट इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या डिफरेंट कंडीशंस में हम जुगुलर वेनस पल्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दे आर द सेम वेव्स एज दोज ऑफ द राइट एट्रियल चेंजेस। एओर्टा में क्या होता है कि रैपिड इंक्रीज इन द प्रेशर आता है सिस्टोलिक फेज ऑफ द वेंट्रिकल में जो 120 मिलीमीटर तक होता है और लोएस्ट प्रेशर जो होता है 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है जो कि डायस्टोलिक फेज ऑफ द वेंट्रिकल में होता है। इसकी जो डाउन वेव होती है उसके आगे इंसिजरा होता है, वो ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वेल्व होता है और वो जो है एक स्पाइक सी थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में जो है ना वो जो वेंट्रिकुलर राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक फेज होती है तो 25 मिलीमीटर तक जाता है और राइट वेंट्रिकल की जो डायस्टोलिक फेज होती है तो 8 मिलीमीटर तक मर्करी तक जाता है। अब उसमें जो अगर हम राइट और लेफ्ट का कंपैरिजन करें तो राइट जो एट्रिया होता है वो पहले कंट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट, और मगर जो वेंट्रिकल होते हैं उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल पहले
सिस्टली पहले होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो पहले शुरू हो जाता है। फिर है कंट्रोल ऑफ द कार्डियक रिथमिसिटी, और उसमें सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है। सिम्पैथेटिक में सारी एक्टिविटी इंक्रीज करानी, पैरासिम्पैथेटिक में सारी डिक्रीज करानी है। सिम्पैथेटिक का जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉरएपिनेफ्रिन, और पैरासिम्पैथेटिक का है एसिटाइलकोलिन। जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसमें सोडियम कैल्शियम चैनल ओपन करवाने हैं और सारी जो है एक्टिविटी इंक्रीज करानी है। और जो है वेगल स्टिमुलेशन, वो क्या करता है कि उसने पोटेशियम चैनल जो है ना वो खोलने होते हैं, और उसकी वजह से वो डिक्रीज कर जाता है, तो हाइपर पोलराइजेशन भी चला जाता है और डिक्रीज कर जाता है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव लर्नड अ लॉट। और उसको रिवाइज कर लिया करें, जो भी होता है अभी आपको वो पहले से भी कह रहे थे, पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो। अच्छा, तो ये है कि वाकई में पढ़ लिया करो और अब पढ़ लो, ताकि अब कोई सिचुएशन बन नहीं रही है कि आप लोग किसी भी सूरत एग्ज़ाम से बच सकेंगे। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी शार्प। तो आप लोग जो है ना अपना ही सारा काम करें और साथ साथ करते जाएंगे तो आसान हो जाएगा, पाइल अप करेंगे तो एंड में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई थिंक आई एम फिनिश ऑफ दिस लेक्चर, और आप दोबारा अपने रिवाइज करो, फिर कोई अगर प्रॉब्लम होगी आई डिस्कस इट इन द मंडेज सेशन में। ठीक है, मैं आपसे करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।